हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्रीकल्चर फिजिक्स में हम इसके पहले विद्युत सेल होता क्या है उसको देखा था। आज हम विद्युत सेल की संरचना क्या होती है, उसके अंदर कौन सी क्रियाविधि होती है कि वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, उसी के विषय में आज अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत सेल की संरचना एवं कार्यविधि। तो जहाँ तक संरचना की हम बात करें तो विद्युत सेल में एक बेलनाकार बर्तन होता है। ये बर्तन, ये जो इस तरह से है, ये बेलनाकार बर्तन है और इस बेलनाकार बर्तन में एक द्रव भरा हुआ होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो बेलनाकार बर्तन और इसमें भरा होता है एक द्रव जो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट, जो क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इस विद्युत अपघट्य में, इस इलेक्ट्रोलाइट में दो छड़ होते हैं। ये अलग अलग पदार्थ के होते हैं। जैसे इस सेल में एक छड़ जस्ते का है, दूसरा छड़ तांबे का है। तो दो छड़ होते हैं, दो अलग अलग पदार्थ के छड़ होते हैं। इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब चूंकि दोनों को सम्मिलित रूप से इलेक्ट्रोड कहते हैं तो एक इलेक्ट्रोड का नाम अलग होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम अलग होता है। तो पहला इलेक्ट्रोड जो होता है एनोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है। इनका नाम एनोड और कैथोड इसलिए पड़ा है कि एक छड़ पर जब विद्युत सेल कार्यशील होता है तो धन आवेश हो जाता है और दूसरे छड़ पर ऋण आवेश हो जाता है। तो जिस पर धन आवेश होता है उसको एनोड कहते हैं, हिंदी में धनोद कहते हैं। और जिस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, इंग्लिश में उसको कैथोड कहते हैं और हिंदी में इसको ऋणोद कहते हैं। तो एक तरह से इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस विद्युत अपघट्य में दो छड़ होते हैं, सम्मिलित रूप से इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। अलग अलग देखा जाए तो जिस पर धन आवेश उत्पन्न होता है उसको हम एनोड कहते हैं या धनोद कहते हैं, और जिस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है उसको कैथोड अथवा ऋणोद कहते हैं। तो धनोद क्यों? क्योंकि धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और ऋणोद इसलिए क्योंकि ये ऋण आवेशित होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब इस सेल में जहाँ तक विद्युत अपघट्य की बात हो रही है तो विद्युत अपघट्य डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तनुगंधक का अम्ल, क्या, डाइल्यूट H2SO4 तनुगंधक का अम्ल है विद्युत अपघट्य के रूप में। और दो अलग अलग पदार्थ के छड़ हैं। तो इस सेल में पहला छड़ है तांबे का, इसको हम एनोड कहते हैं, और दूसरा छड़ जस्ते का छड़ है जिसको हम कैथोड कहते हैं। अब बात आती है इसके क्रियाविधि की। ये तो हमारा संरचना हुआ कि इसमें एक बेलनाकार बर्तन होता है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इस प्रेजेंट सेल में जो लिक्विड है वो डाइल्यूट H2SO4 है, तनु गंधक का अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड है। इस विद्युत अपघट्य में, इस लिक्विड में दो अलग अलग पदार्थ के छड़ होते हैं। जैसे इसमें एक तांबे का छड़ है, दूसरा जस्ते का छड़ है। दोनों छड़ों को सम्मिलित रूप से इलेक्ट्रोड कहते हैं और अलग अलग छड़ को, जैसे तांबे का छड़ है तो उसको हम एनोड कहते हैं और जस्ते का छड़ है उसको कैथोड कहते हैं। एनोड को हिंदी में धनोद और कैथोड को हिंदी में ऋणोद। अब जो कैथोड होता है वो ऋण आवेशित होता है और जो एनोड होता है वो धन आवेशित होता है। जब कभी इन दोनों छड़ों को किसी तार से जोड़ दिया जाता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और ये एक बल्ब हमने लगा दिया है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह होने से ये ज्वलनशील है, ये जल रहा है। तो ये हमारी पूरी संरचना हुई। आइए कार्यविधि को देखते हैं।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और वो तभी परिवर्तित करता है जब विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जब तक हम इन दोनों छड़ों को किसी परिपथ से नहीं जोड़ते हैं या किसी ऐसे परिपथ में नहीं लगाते हैं जहाँ विद्युत धारा की आवश्यकता हो, जहाँ विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ज्यों ही हम इस तांबे के छड़ को जस्ते के छड़ से किसी वायर से जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में इस वायर में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा के लिए इस सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने में क्या होता है कि जो H2SO4 है वो विद्युत अपघट्ट के रूप में है। इस H2SO4 से जस्ते की रासायनिक अभिक्रिया होती है और ये कुछ इस प्रकार से होती है, Zn प्लस H2SO4। अब ये Zn क्या करता है कि अपने में से Zn प्लस निकाल लेता है और प्लस H2SO4 में से H2 या 2H प्लस और SO4 माइनस को अलग अलग करता है। अब ये Zn SO4 के साथ रिएक्शन करता है, Zn SO4, और बचता है 2 हाइड्रोजन प्लस के रूप में। अब जब जस्ते से Zn प्लस निकलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जस्ते से धन आवेश निकलता है, और जब किसी मटेरियल से धन आवेश निकलेगा तो उसमें ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है, तो उसी समय इस जस्ते के छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब जस्ता SO4 के साथ मिल करके जिंक सल्फेट बना लेता है, ZnSO4 बना लेता है, तो उसी समय धन आवेशित हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है इस तरह से। अब ये धन आवेशित हाइड्रोजन आता है कॉपर के पास और अपना सारा का सारा आवेश इस कॉपर को देता है, तो कॉपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, और जस्ता ऑलरेडी पहले से ऋण आवेशित है, क्योंकि जस्ते की छड़ से जस्ता प्लस निकल चुका है, ये जस्ता प्लस निकल चुका है, तो जस्ते पर ऋण आवेश हो गया और कॉपर पर धन आवेश हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन प्लस जस्ते को अपना धन आवेश दिया तो न्यूट्रल हाइड्रोजन, उदासीन हाइड्रोजन बचा, और ये उदासीन हाइड्रोजन क्या करता है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। तो ये ट्वाइस H प्लस जब Cu के साथ मिलता है तो Cu प्लस देता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। अब इस छड़ पर धन आवेश हो गया, इस छड़ पर ऋण आवेश हो गया, और आप जानते हैं कि दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, तो यहाँ का तांबे का धन आवेश इस जस्ते के ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आवेश का स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन ही अपने आवेश को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। ये प्रोटॉन जो धन आवेशित है ये कहीं नहीं जाता है। तो यहाँ पर अगर प्लस आवेश है तो स्वाभाविक सी बात है प्रोटॉन के कारण धन आवेश होगा, तो प्रोटॉन इधर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ऋण आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ऋण आवेश है, और इस ऋण आवेश को जब ये प्रोटॉन का धन आवेश अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर चल देगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश को लेकर के चलेगा और आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। पुनः जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है तो धन आवेश के साथ मिलकर के उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाता है, फिर ऋण आवेश उत्पन्न करने के लिए इसका Zn फिर SO4 के साथ रिएक्शन करता है, फिर यहाँ पर ऋण आवेश होता है, फिर 2H उत्पन्न होता है प्लस के रूप में, और ये कॉपर को अपना प्लस देता है, कॉपर पर धन आवेश हो जाता है, पुनः इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलता है। तो ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है, और इस लिक्विड में
जो उत्पन्न हुआ हाइड्रोजन है वो गैस के बुलबुले के रूप में बाहर निकलता रहता है। तो यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और ये धन आवेश बना रहता है, ये ऋण आवेश बना रहता है। यानी ये धन आवेशित क्षण हो जाता है, ये ऋण आवेशित क्षण हो जाता है, या कह लें कि ये एनोड का काम करने लगता है, ये धनोद का काम करने लगता है। जब इस सेल को किसी परिपथ में लगाते हैं तो ये प्लस आवेश यहाँ पर अतिरिक्त प्लस आवेश पैदा कर देता है और ये ऋण आवेश यहाँ पर अतिरिक्त ऋण आवेश पैदा कर देता है। तो इन पॉइंट और इन पॉइंट के बीच में, या कह लें ये जो परिपथ बना है, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में चार्ज का अंतर हो जाता है। यहाँ धन आवेश हो जाता है, यहाँ ऋण आवेश हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब चार्ज का अंतर होता है तो आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और विद्युत धारा बहने लगती है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के बहने के लिए दो बिंदुओं के बीच आवेश का अंतर होना आवश्यक होता है। तो ये विद्युत सेल क्या करता है, इस परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एक पॉइंट पर प्लस आवेश उत्पन्न कर देता है, एक पॉइंट पर ऋण आवेश उत्पन्न कर देता है और धारा का प्रवाह होने लगता है। और इस सेल के अंदर विद्युत अपघट्य में रासायनिक अभिक्रिया होती है और इस रासायनिक अभिक्रिया की वजह से धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होता है और इस धन आवेश और ऋण आवेश के उत्पन्न से होने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी विद्युत सेल एक ऊर्जा परिवर्तक का काम करता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। और एक चीज़ और, ये प्रारंभिक मान्यता है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह मान लिया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस कैथोड से एनोड की ओर चल रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर माना जाएगा। यानी ये विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है इधर की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा है इधर की तरफ। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उस तरफ ऋण आवेश का प्रवाह होता है और उसके विपरीत दिशा में धन आवेश का प्रवाह होता है और विपरीत दिशा में ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, कैसे विद्युत सेल कार्य करता है। अब इस विद्युत सेल के कुछ दोष भी होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता है। तो पहला दोष जो होता है, तो पहला दोष होता है स्थानीय धारा। स्थानीय धारा, स्थानीय धारा में क्या होता है कि जैसे अब जस्ते का हमने क्षण लिया तो शुद्ध जस्ते के क्षण का मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इस जस्ते के क्षण में तमाम प्रकार के अपद्रव्य मिले होते हैं। मान लीजिए कि इस जस्ते के क्षण में कोई अपद्रव्य ऐसा है जो धन आवेशित क्षण की तरह हो या जिस पर धन आवेश रहने की संभावना हो। तो जो क्षण यहाँ पर है, इस क्षण की वजह से ये विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा। तो अगर इस तरह का क्षण इस जस्ते के क्षण में अपद्रव्य के रूप में हो जाए तो मान लेते हैं ये क्षण अपद्रव्य के रूप में इसमें पड़ गया। ये लोहे का हो सकता है, निकिल का हो सकता है, शीशे का हो सकता है। तो ये क्षण धन आवेशित क्षण के रूप में काम करने लगेगा और ये ऑलरेडी जस्ते का क्षण ऋण आवेश के रूप में है। तो इस स्थिति में जो धारा इसके बाहर बह रही थी वो धारा इस दोनों क्षणों के बीच में, एक क्षण जस्ते का है, दूसरा अपद्रव्य पदार्थ का क्षण है जो धन आवेशित क्षण की तरह काम करने लगता है। तो इस जस्ते के क्षण के अंदर ही विद्युत धारा बहने लगती है जिसको कहते हैं कि स्थानीय धारा है। अब जब क्षण के अंदर ही विद्युत धारा बहने लगती है और इसका कोई उपयोग नहीं होता है तो धीरे धीरे जस्ते का क्षण क्षयित होने लगता है। जस्ते के H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रियाकरण होता है तो जस्ते के क्षण का लगातार क्षय होने लगता है और धीरे धीरे सेल अपना काम करना बंद कर देता है। क्योंकि ये स्थानीय विद्युत धारा की वजह से इसके विद्युत अपघट्य में छीड़ता आती है और जस्ते में छीड़ता आती है और धीरे धीरे सेल कमज़ोर पड़ जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। दूसरा जो दोष है वो दोष ये है कि जैसे अभी हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में जस्ता H2SO4 के साथ रिएक्शन करके
ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन आयन मुक्त किया, और हाइड्रोजन आयन कॉपर के साथ मिल करके अपना चार्ज कॉपर को दे दिया और अपने हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हुआ। तो हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस इस कॉपर के छड़ पर एक लेयर बना लेता है, पूरा न निकल करके इस कॉपर के छड़ पर एक लेयर बना लेता है। और जब लेयर बना लेगा तो हाइड्रोजन गैस का जो लेयर होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, अचालक होता है। ऐसी स्थिति में अब जो बाहर का हाइड्रोजन आयन है इस कॉपर को अपना आवेश दे नहीं पाता है और कॉपर का छड़ पूरी तरह से आवेशित नहीं हो पाता है और विद्युत सेल की कार्य क्षमता कमज़ोर पड़ने लगती है। ये इसका दूसरा दोष है। दोनों दोष को दूर करने के लिए पहले तो शुद्ध जस्ते का छड़ हम प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा इस कॉपर के छड़ को इस कॉपर के ही घोल में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर H2SO4 विद्युत अपघट के रूप में है, तो कुछ सेलों में जैसे डैनियल सेल हो, लैक्लांसे सेल हो, ऐसे सेलों में जो एनोड का काम करता है छड़, उस छड़ को उसी पदार्थ के विद्युत अपघट में रख देते हैं ताकि ये हाइड्रोजन न मुक्त होकर के उसी पदार्थ का आयन मुक्त हो। जैसे अगर कॉपर के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें तो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का विलयन किसका काम कर रहा है, विद्युत अपघट का काम कर रहा है, और जिंक जो है इससे मिल करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस कॉपर आयन मुक्त कर देता है। Zn प्लस मिला, H2SO4 Zn प्लस मिला, CuSO4 के SO4 से मिल करके ZnSO4 बना और कॉपर आयन मुक्त किया। कॉपर आयन खुद कॉपर को जाकर के अपना चार्ज दे देता है और कॉपर मुक्त होता है, और कॉपर मुक्त होने के कारण कॉपर के छड़ पर ही जाकर के इकट्ठा हो जाता है। तो पहले से कॉपर का छड़ है, फिर कॉपर का छड़ जब आकर के इकट्ठा हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो हाइड्रोजन गैस की लेयर बनने का जो चांसेस था वो समाप्त हो जाता है और इस तरह से विद्युत सेल लगातार चार्ज होते रहता है और विद्युत धारा का प्रवाह लगातार करता रहता है। तो ये दोनों दोष इस तरह से दूर किए जा सकते हैं। जैसे जस्ते के छड़ को हमने क्या किया, शुद्ध रूप से जस्ते का छड़ लिया और जस्ते के छड़ में अपशुद्धि को दूर करने के लिए इसको पारे से क्या कर देते हैं, लेपित कर देते हैं, या पारे का लेप इस पर चढ़ा देते हैं। जब पारे का लेप चढ़ाते हैं तो पारे की ये विशेषता होती है कि ये केवल जस्ते को बाहर निकलने देता है, और जब जस्ता बाहर निकलता है तभी वो H2SO4 से रिएक्शन करता है। और ऐसी स्थिति में भले ही इसमें अपद्रव्य हो लेकिन केवल जस्ता ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो स्थानीय धारा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और दोनों ही दोष क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम आज विद्युत सेल की संरचना को देखा, कार्यविधि को देखा, और इसके दोष कौन कौन से थे उसको देखा, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसको देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।